मेरे बच्चों देखिए, आज जो है आज हम लोग क्लास 6, चूँकि दोनों ही क्लास एक साथ हैं इसलिए आज हम लोग 6वीं क्लास की विज्ञान की पुस्तक से चैप्टर 12 पाठ 12 वस्त्र कैसे बने इसको देखेंगे। इसके बारे में जानेंगे, वस्त्र की गाथा। तो इस पाठ की शुरुआत हो अर्चना, इस पाठ की शुरुआत हो उससे पहले एक छोटी सी कहानी है। पहले आप सब उस कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके बाद हम लोग पाठ की विषय वस्तु पर स्वतः आ जाएंगे, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और 2 बच्ची जिसका नाम है रितु और रिया। रितु और रिया अपने गर्मी की छुट्टी को मनाने के लिए अपने चाचा जी के घर रांची गई हुई है। रांची इस शहर से तो परिचित हैं आप लोग। क्या है रांची की? अपने राज्य झारखंड की राजधानी है। तो रितु और रिया अपने चाचा जी के घर रांची घूमने के लिए गए हैं और उन दिनों रांची के एक बड़ा ही प्रसिद्ध मैदान है, नाम है मोरहाबादी। क्या नाम है? तो मोरहाबादी मैदान में एक खादी का मेला लगा हुआ था। खादी एक वस्त्र का प्रकार है, ठीक है। तो एक खादी का मेला लगा हुआ था और जो है रितु और रिया को उसके चाचा जी, क्योंकि वो लोग वहाँ घूमने गए थे, तो उसके चाचा जी दोनों को मेला घुमाने के लिए उसी मोरहाबादी मैदान में लेकर गए। साथ में उनकी चाची भी थी। तो मेला घूमने के दौरान चाची एक शॉल की दुकान पे गई। शॉल जो ठंडी के दिनों में हम लोग ओढ़ते हैं ना, उसी शॉल की दुकान पे गई और वहाँ पर शॉल देखने लगे। दुकान में तरह तरह की डिज़ाइनर ढेर सारे शॉल हैंग किए हुए थे, लटकाए हुए थे। कपड़ों को देखकर रिया और रितु इन दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसकी डिजाइनिंग को देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर शॉल पे इतने सुंदर सुंदर नक्काशी या सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ कैसे उकेरी गई। तो वो उन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। जब मन की जिज्ञासा बढ़ने लगी तो रितु और रिया ने दुकानदार भाई से पूछ लिया कि आखिर ये वस्त्र कैसे निर्मित हुए। वस्त्र मतलब ये शॉल क्या है? शॉल जो हम लोग जिसको ओढ़ते हैं वो भी तो एक वस्त्र ही है ना, वस्त्र का एक प्रकार है। तो उन्होंने, उन दोनों बच्चियों ने दुकानदार से पूछा कि आखिर ये वस्त्र कैसे निर्मित हुए। तो दुकानदार जो है उनके मन की जिज्ञासा को शांत करते हुए प्रथम दृष्टया यह बताया कि देखो, ये जो वस्त्र आप देख रहे हो इसमें से कुछ वस्त्र प्राकृतिक हैं, कुछ वस्त्र प्राकृतिक हैं और कुछ वस्त्र संश्लेषित रेशे के बने हुए हैं। मतलब वो 2 तरह के रेशों की बात किया। बोले कि यहाँ पर जो आप शॉल देख रहे हो, यहाँ पर कुछ शॉल जो है प्राकृतिक रेशों के बने हुए हैं और कुछ जो है संश्लेषित रेशे के बने हुए हैं। तब जो है रिया और रितु जो थे दुकान के अंदर जाते हैं और जो दोनों तरह के वस्त्र से बने हुए शॉल थे उनको छू कर देखते हैं। चूंकि प्रकार 2 है, एक प्राकृतिक रेशा का है और एक संश्लेषित रेशा का है, सो दोनों के छूने के बाद कुछ अंतर तो महसूस होता ही है और वही अंतर रिया और रितु ने महसूस किया। अब उनके दिमाग में कुछ नई बातें उभर कर आई और वे लोग सोचने लगे
कि दैनिक जीवन में हम लोग जो भी वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में कौन कौन किस प्रकार के वस्त्र इस्तेमाल करते हैं? जैसे शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, बुजुर्ग लोग धोती भी पहनते हैं, कुछ लोग पायजामा पहनते हैं। इस तरीके का वस्त्र हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जितने भी ये वस्त्र के प्रकार बताए गए, जीन्स, पैंट, शर्ट, पैजामा, धोती, साड़ी, फ्रॉक वगैरह वगैरह, तो इन सारे वस्त्रों में आपको विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। विभिन्नता का मतलब ये हो गया कि इन सारे कपड़ों की वैरायटी को अगर एक साथ आप एक जगह रख लो और उनको अगर आप स्पर्श कीजिएगा तो अंतर महसूस होगा, उसके स्पर्श में भी तुमको अंतर महसूस होगा। जैसे मान के चलिए कि जीन्स का कपड़ा आप छूते हो और साथ में एक रेशम का कुर्ता या कोई भी वस्त्र उसको छूते हो, तो दोनों के स्पर्श में कुछ अंतर महसूस करोगी, अंतर पता चलेगा ना। एक साड़ी का कपड़ा और एक जीन्स का कपड़ा, दोनों ही कपड़ों को जब हम अपने हाथों में लेंगे तो क्या दोनों का स्पर्श करने के बाद जो अनुभव मिलेगा, क्या दोनों एक समान होगा? अंतर तो होगा, वो होगा। तो बताइए, अब देखिए, जब आप इन सारे वस्त्रों के प्रकार को जब देखिएगा तो स्पष्ट अंतर महसूस कीजिएगा। अब ये जो वस्त्र के प्रकार आपको बताए गए, इन सारे वस्त्रों को सूती, रेशमी, ऊनी और प्राकृतिक, इन तरह के रेशों से तैयार किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये जो हम स्वेटर पहने हैं, इसमें स्वेटर को तैयार करने में जिन धागों का इस्तेमाल किया गया है, उस धागे को आप किस श्रेणी में रखोगे? रेशम की श्रेणी में रखोगे कि प्राकृतिक श्रेणी में रखोगे कि सूती के श्रेणी में रखोगे कि ऊनी के श्रेणी में रखोगे? ये स्वेटर का जो धागा है जिससे कि ये स्वेटर बनकर तैयार हुआ है, इसको आप किस श्रेणी में रखोगे? सूती के श्रेणी में रखोगे कि प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में रखोगे कि ऊनी के श्रेणी में रखोगे? किसमें? ये ऊनी वस्त्र है ना, ऊन से तैयार किया गया। जो वस्त्र ऊन से तैयार किया गया उसको ऊनी वस्त्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी देखिए, आपको कुछ चित्र दिखा रहे हैं, उस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। अपने किताब में भी देखेंगे और जिसके पास आज अगर नहीं लेकर आए हैं तो वो मेरी किताब में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिखाई पड़ रहा है। चित्र किस चीज़ का है? ये मफलर है। मफलर, जिसको कि हम लोग अपने कान में लपेटते हैं। ये किस चीज़ का बना होता है? थोड़ा बोलेंगे, जो जितना समझ आपके दिमाग में है उस समझ को बाहर निकालना है। मफलर जो बना हुआ होता है वो किस प्रकार के वस्त्र का बना होता है? ऊन का बना हुआ होता है, इसलिए उसको हम लोग ऊनी वस्त्र कहते हैं। इसके नीचे एक गमछा दिखाई पड़ रहा है। गमछा जिसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो सूती वस्त्र है। उसके नीचे एक हमको लग रहा है कि ये कुछ पैंट वैंट का कपड़ा है, ये है पॉलिस्टर। और उसके नीचे एक और है, शॉल है। तो ये कैसे वस्त्र के हैं? रेशमी। तो जितना भी वस्त्र बनता है वो तैयार कैसे होता है? तैयार कैसे होता है? धागों से ना, धागों से ना। आप जैसे दर्जी के दुकान पर जाते हो या घर पे भी तुमको बहुत सारा कपड़ों का कतरन मिल जाएगा। जो कपड़ा फट गया या फिर मशीन वगैरह जो चलाते हैं, तो वही चीज़ है कि जो भी वस्त्र हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो बनते कैसे हैं? जो कपड़ा जिससे कि हमारा वस्त्र तैयार होता है, कपड़ों का कोई खदान तो है नहीं, तो उस खदान से डायरेक्ट हम लोग कपड़ा निकाल लिए। प्रत्येक कपड़े को
तैयार करने के लिए सबसे पहले धागा बनाना पड़ता है ना। आप देखे भी होंगे आपके घर में जो कपड़े टुकड़े होते हैं, कभी उस टुकड़े को आराम से हाथ में लेकर चाहो तो तुम एक एक धागा उसको बाहर कर सकते हो। कभी करके देखा है ऐसे? एक एक धागा बाहर आ जाता है और एक एक धागा को आपस में पिरोते हुए हम लोग वस्त्र का रूप दे देते हैं। तो अब जो है जानना हमको इस चैप्टर में ये है कि आखिर धागे बनते कैसे हैं, धागे बनते कैसे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है, ए लड़की, उस क्रियाकलाप को हम लोग सुनेंगे कि आखिर धागे बनते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि एक सूती धागा का एक टुकड़ा लेना है, मतलब ऐसा कपड़े का टुकड़ा जो कि सूती का बना हुआ है, जैसे गमछा उमछा हम लोग सूती का प्रयोग करते हैं, उसका ले लेना है। और धागे के टुकड़े के एक सिरे को अंगूठे से दबाना है। जैसे एक धागा लिए, उसके एक सिरे को अंगूठा से ऐसे प्रेस करके दबा लिए और दूसरे सिरे को उसके लंबाई के अनुदेश चित्र में जैसा दिखलाया गया है उसको नाखून से निखोरना है, मतलब खुरचना है उसको। जैसे एक आध धागा आपने कहीं से देखो निकालो तब बताते हैं। जैसे देखो यही धागा है, ये धागा है ना जी, ये धागा, तो क्या ये कंप्लीट एक लड़ी है? एक लड़ी नहीं है। जब आप इसको नाखून से ऐसे नोचोगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो कई सारे पतले पतले रुए जैसी संरचना है, रुए जैसी संरचना है। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए ये एक्टिविटी करना है कि आपको एक धागा लेना है, उसके एक सिरे को पकड़ लिए जोर से और दूसरा सिरा को जो है ऐसे नाखून से जब नोचेंगे तो हम यह पाएंगे कि उस एक धागा जो कि बहुत पतला था उसके अंदर भी रुए जैसी संरचना है, जिसको कि सिकोड़ कर सिमेट कर हम लोग अपनी भाषा में जो कहें उसको ऐंठ कर एक धागे का रूप दे दिया गया, रुए को धागे का रूप दे दिया गया। ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी आपके घर में आपकी मम्मी कहती है कि बेटा जरा सुई में धागा डाल दो, तो चूंकि उनकी उम्र अधिक हो गई है, आँख की रोशनी भी प्रभावित हो रही है, तो जब वो आपसे कहती हैं कि बेटा सुई में धागा पिरो दो, तो तुम क्या करते हो? सुई लिए धागा डालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम यह देखते हैं कि धागे का मुंह जो है वो थोड़ा फैला हुआ है, धागे वहाँ पर खुले हुए हैं। ऐसा महसूस किए हो? तो फिर क्या करते हैं हम लोग? उसको कैंची से काट देते हैं या फिर उसको ऐंठ देते हैं। तो ऐंठने का मतलब क्या कि वो कंप्लीट केवल एक नहीं था, उसके अंदर रुए जैसी संरचना थी। मतलब वो धागे का निर्माण जो है कुछ रुए जैसी संरचना से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सुई के छिद्र में धागा पिरो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा महीन करके, गोल करके या फिर कैंची से डायरेक्ट कट कर देते हैं कि एक संरचना में आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो धागे हैं, धागा के बारे में अब हम यह कह सकते हैं कि धागा जो है पतली, महीन और लंबी रचनाओं से बनी होती है। पतली, लंबी और महीन रचनाओं से बनी होती है धागा। महीन रचना का मतलब वही चीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं ना कि रुए जैसा, रुए जैसा। तो महीन संरचना वही है। तो धागा क्या है? तो स्पष्ट हम ये कहेंगे कि धागा जो है पतली, महीन और एक लंबी रचनाओं से बनी एक इकाई है। और ऐसी ही रचनाओं को रेशा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको तंतु भी कह सकते हैं, रेशा या तंतु। तो अब यह स्पष्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि वस्त्र जो हैं धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे किससे बनते हैं? रेशे से मिलकर बनते हैं। वस्त्र किससे बनेगा? धागा से। वस्त्र किससे बनेगा?
थोड़ा यहाँ ध्यान दिया जाए। वस्त्र किससे निर्मित होगा? और धागे किससे निर्मित होंगे? तो यह बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि वस्त्र जो है धागे से बनते हैं और धागे रेशों से तैयार होते हैं। अब सवाल है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा चलिए, अभी हम लोग शुरुआत में ही बात किए थे प्राकृतिक रेशा। तो प्राकृतिक रेशा क्या है? रेशा का एक प्रकार है प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक मतलब क्या? पेड़ पौधे, जीव जंतु, यही ना? प्राकृतिक मतलब क्या? पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो प्राकृतिक रेशा के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा रेशा जो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशा कहलाता है। प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं? जोर से बोलो। ऐसा रेशा जो हमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशा कहलाता है। एक बार रिपीट कीजिए आप लोग, क्या बोले हम? फिर से एक बार। आधे लोग का ओठ हिल ही नहीं रहा है। ऐसा रेशा जो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशा कहलाता है। इसी चीज को बोलना है आपको। बोलिए एक बार जरा। प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अब देखिए यहां पर हम बोले कि पेड़ पौधे से तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक रेशा के भी दो प्रकार होते हैं, एक पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला और एक जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला। क्या प्राकृतिक रेशा का डेफिनेशन हम लोग यही ना दिए कि ऐसा रेशा जो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर आया कि नहीं आया? एक आया पेड़ पौधे और दूसरा क्या आया? जीव जंतु। इसका मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक रेशा के दो प्रकार होते हैं, ठीक है? एक होता है पादप रेशा, प्लांट फाइबर, पादप रेशा, और दूसरा है जांतव रेशा। पादप रेशा क्या बोले? पादप मतलब पेड़ पौधे। पादप मतलब स्पष्ट इसका परिभाषा हम ये नहीं दे सकते हैं कि ऐसा रेशा जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ऐसा रेशा जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे हम पादप रेशा कहते हैं। क्या इसके परिभाषा को बताने में या याद करने में कोई परेशानी है? ऐसा रेशा जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे हम पादप रेशा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला रेशा हमारा क्या हो सकता है? जैसे कपास का रुआ तो हमारे गांव घर में भी किसी किसी के यहाँ पौधा हो जाता है। एक मेरे बागान में एक पौधा है, अगर नहीं देखा होगा तो आना, हम दिखाएंगे। देखा है? गर्मी के दिनों में से ही उसमें से रुई निकलता है। छोटे छोटे फल होते हैं और फल जैसे वो पकता है तो वो फटता है, और फटता है तो उसके अंदर से रुआ निकलता है। रुआ मतलब रेशा निकलता है। और पटसन क्या है? प्राकृतिक रेशा का पादप रेशा है। पटसन देखा है तुम लोग? अरे वो गांव घर में हम लोग सन जानता है ना, जो गायों को बांधने के लिए जो रस्सी तैयार करते हैं, वो जूट का रस्सी तैयार होता था पहले। खटिया उटिया बिनने के लिए जो बांध बनाते हैं पहले बनता था, अब तो है ही नहीं। तो वो चीज़
नारियल के रस्सी, नारियल का रस्सी तो सब लोग देखा होगा। वो क्या है? वो भी प्राकृतिक रेशा है। तो ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं पादप रेशा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपास, पटसन, नारियल के रेशे। ठीक है। प्राकृतिक रेशा के दो प्रकार, पादप रेशा और दूसरा जांतव रेशा। तो जब पादप रेशा हम लोग कह रहे हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला, तो जांतव रेशा किसको कहेंगे? तुम लोग केवल सुनने के लिए आई है, बोलना, जो चीज समझ में आ रहा है उसको बोलना चाहिए ना। जांतव रेशा किसको कहेंगे? स्पष्ट बोलना चाहिए कि ऐसा रेशा जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम जांतव रेशा कहते हैं। जांतव रेशा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम ये ऊनी के वस्त्र पहने हैं ना जी, है? जैसे रेशम, ऊन। अब रेशम बोल रहे हैं तो रेशम के जो धागे हैं या उसका जो रेशा है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कीट से प्राप्त होता है, कीड़ों से प्राप्त होता है रेशम। और ऊन विभिन्न जानवरों से, जैसे बकरी से, भेड़ से, खरगोश से, याक से, ऊंट से। इन सारे जंतुओं के जो बाल होते हैं उन्हीं से ना ये ऊनी वस्त्र तैयार कराए जाते हैं। तो ये बात समझ में आया कि जांतव रेशा क्या है और प्राकृतिक रेशा क्या है, ये पादप रेशा क्या है? समझ गए बात को? चलिए देखिए आगे चलते हैं। हजारों वर्ष तक जो है वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक रेशा का ही उपयोग होता था। माने प्राचीन समय में 1000 वर्ष पहले, उस समय तक केवल प्राकृतिक रेशा का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन पिछले 100 वर्षों से मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके रेशा का निर्माण किया जा रहा है। जैसे आज के डेट में बाजार में तरह तरह के रेशे से बने हुए वस्त्र बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? क्या वो वस्त्र किसी भी दृष्टिकोण से प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत है? जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे नायलॉन के वस्त्र बिक रहे हैं, टेरी कॉटन, मतलब कॉटन जैसा ही है लेकिन उसकी वैरायटी अलग है और उसको बनाया कैसे गया है? ढेर सारे केमिकल्स का उपयोग करके। तो ये उपयोग करके हम लोग 1000 वर्ष पहले से नहीं, ये हाल फिलहाल से, मतलब 100 वर्ष पहले से जो है हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके बिल्कुल प्राकृतिक रेशा की ही तरह एक अन्य प्रकार का रेशा तैयार करके उसके वस्त्र बना रहा है। और वैसे रेशों को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। कौन सा रेशा कहेंगे? तो अब यहां पर देखिए, अभी तक हम लोग यह पढ़ रहे थे कि रेशा प्राकृतिक है, रेशा प्राकृतिक रेशा पढ़ रहे थे। तो प्राकृतिक रेशा का 2 भाग आया था, एक पादप रेशा, दूसरा जंतु रेशा। लेकिन मनुष्यों ने अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने कौशल से विभिन्न प्रकार के रासायनिकों का उपयोग करके एक अन्य प्रकार का रेशा बनाया और उसको नाम दिया गया संश्लेषित रेशा का। ठीक है। तो संश्लेषित रेशा तैयार कौन करता है? ये कोई पेड़ पौधा नहीं तैयार करता है, कोई जीव जंतु नहीं तैयार करता है, इसको मनुष्य तैयार करता है। ठीक है। इसको कौन तैयार करता है? मनुष्य। इसीलिए संश्लेषित रेशा को मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। इसको मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में अभी हम बोले हुए थे नायलॉन। नायलॉन क्या बोले? नायलॉन। साथ में रिपीट भी करना है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, टेरिलॉन, ये सब क्या है? संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए कि नायलॉन किस प्रकार का रेशा है, तो आपका जवाब क्या होगा?
प्राकृतिक रेशा है कि संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा है। कपास कैसा रेशा है? पादप रेशा है, अर्थात वो प्राकृतिक रेशा है। हाँ, तो देखिए प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा के अतिरिक्त इस आधुनिक दौर में एक मिश्रित रेशों का भी उत्पादन किया जा रहा है। मिश्रित का मतलब क्या हो गया कि वैसे रेशे जिसमें प्राकृतिक रेशा का भी इस्तेमाल हुआ और संश्लेषित रेशा का भी इस्तेमाल हुआ। जैसे कॉटन अगर हम बोलते हैं तो कॉटन तो प्राकृतिक रेशा है ना जी, कॉटन बने वो तो प्राकृतिक रेशा है। अगर हम टेरी कॉटन बोल दें तो वो मिश्रित हो गया। मिश्रित हो गया, मिश्रित का मतलब कि उसमें संश्लेषित रेशा भी मिक्स किया गया है और प्राकृतिक रेशा भी मिक्स किया गया है। ठीक है, अब आपको यह बात समझ में आई कि प्राकृतिक रेशा क्या है? समझ में आया? प्राकृतिक रेशा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। संश्लेषित रेशा क्या है? हाँ, संश्लेषित रेशा उसी को ना कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके बनाया गया एक रेशे का प्रकार, उसी को ना संश्लेषित रेशा कहेंगे। कुछ संश्लेषित हाँ आते हैं, आ रहा है, बस लास्ट है, उसी को हम लोग संश्लेषित रेशा कहेंगे। तो आज का ये इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से जिन बातों का चर्चा किए हैं, आशा है कि आप उन सारे चर्चाओं को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। आपस में दोस्तों से बात कीजिए प्राकृतिक रेशा के बारे में, संश्लेषित रेशा के बारे में, प्राकृतिक रेशों के प्रकार के बारे में। अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में जब कल हम लोग बैठेंगे तो कल को जो जिस चर्चा हमको करनी है, जिस विषय वस्तु पर, उसका जिक्र हम आज ही कर दे रहे हैं ताकि आप लोग घर से भी उस चीज़ को अध्ययन करके आइएगा और कल हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए पौधे जो हैं, तो पौधे से प्राप्त रेशों का वस्त्र कैसे बन जाता है। अभी तक तो हम लोग यह जाने कि वस्त्र बनते हैं धागे से, और धागा कैसे बना वो हम लोग जाने है, लेकिन वस्त्र बनने तक की जो यात्रा है इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तब तक आप सब आज की बातों को अपने साथी के साथ अपने बुक में एक बार खुद से जरूर रीड कीजिए। चलिए।